closing below 200 days moving average is a good entry point. Nifty small cap index approximately 9600 का उसने पीक बनाया. उसके बाद में सुपर ट्रेंड 7-3 या 10-3 on monthly time frame अगर. So hello everyone, welcome to another episode of Wealth Talks with Yashvi. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में दैट टू फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हु इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 17 इयर्स. हम मंगेश सर के साथ डिकोड करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ कैसे कर सकते हैं. सो प्लीज वेलकम मिस्टर मंगेश कुलकर्णी सर, MD and CEO, Candid Wealth. Hello sir, how are you doing? Yeah, good morning, Yashvi. I'm doing good. How about you? Yes, sir. Thank you. I'm also fine. It's an absolute pleasure to have you here, sir. अक्सर सर Yes, देखा गया है कि it is an honor. टेक्निकल एनालिसिस को लोग सिर्फ एक एंट्री एग्जिट अप्रोच मानते हैं, बट मैं आज आपसे जानना चाहूंगी क्या हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स या फैक्टर्स होंगे जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे. क्या कोई ऐसा एग्जैक्ट डिसीजन है या एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच है जिसको हम यूज करके फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर तो काफी सारी चीजें हम देखते हैं, फैक्ट रेशियोज एंड वेरियस अदर बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा, बट टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे कौन से की फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हेल्पफुल होगा. करेक्ट. सो बेसिकली जो भी हमारा ऑडियंस है आज वो 25 to 30 मिनट्स उनका लाइफ का टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो पहले एक एजेंडा सेट करते हैं कि हम लोग जो भी 30 मिनट्स में बात करने वाले हैं वो किस लिए करने वाले हैं और हमारे जो व्यूअर्स है वो उनका प्रीशियस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग आज सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और ETF जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उसमें अगर सही तरीके से लाइक यू कैन विन नाम का एक बहुत ही अच्छा किताब है शिव खेरा का. उसके इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के पेज पे ही उन्होंने लिखा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. सो आज म्यूचुअल फंड में ETF में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो लास्ट 3 इयर्स में आए. तो अगर हर कोई सेम चीज करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा. वो अलग क्या कर सकते हैं वो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स और कुछ स्ट्रेटेजीज के जरिए हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इसके जरिए क्या हो सकता है, लाइक इज इट ओनली लिमिटेड टू एंट्री एंड एग्जिट या फिर क्या है. तो बेसिकली इन्वेस्टर को आज क्या चाहिए. इन्वेस्टर को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके फाइनेंशियल गोल्स एज अर्ली एज पॉसिबल उसको अचीव करने. तो बेसिक जो हमने स्कूल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू पुट इन, R is the rate of return and N is the number of years. So N हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास कितना नंबर ऑफ ईयर्स है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो गॉड के हाथ में. मनी जो प्रिंसिपल है वो भी लिमिटेड है बिकॉज अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, हमारे पास तो मशीन नहीं है. तो जो भी कमा रहे उसी में कुछ एलोकेट करके हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने. नाउ द थर्ड फैक्टर इज R, रिटर्न. तो क्या हम लोग R को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बोलता हूँ. 2018 में जनवरी 2018 में स्मॉल कैप इंडेक्स में टॉप बना जब LTCG का जो डिसीजन आया. तो उसके बाद में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 9600 का उसने पीक बनाया. अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो वो पॉइंट पे भी स्मॉल कैप फंड्स में बहुत सारा इनफ्लो आया था. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम मार्केट में एंट्री कर रहे थे, स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड्स में भी. लेकिन उसके बाद में करेक्शन चालू हुआ 9600 से, मतलब पीक से मार्च 2020 तक करीब पौने 2 साल में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 65 to 70% नीचे आया. अब मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ बहुत ही सिंपल सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो वो सिस्टम ने हमें 9600 पे बताया कि आप दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, अभी रिस्की है. तो वो सिस्टम ने बाय सिग्नल दिया जब स्मॉल कैप इंडेक्स आया 5500 पे. 5500
के बाद अगर सपोज लेट से कि हमने हमारे क्लाइंट्स को बाय कॉल दिया, हमने भी बाय किया, उसके बाद में भी स्मॉल कैप इंडेक्स 3500 तक नीचे आया, मतलब 40% वो मेरे बाइंग प्राइस से भी नीचे आया। लेकिन जो पीक था 9600 का, वहां से वो 70% नीचे आया। सो हुआ क्या कि इंस्टेड ऑफ 70% ड्रॉ डाउन, आई टू ओनली 35 to 40% ड्रॉ डाउन। पहला पॉइंट, मेरा रिस्क कम हो गया। सेकेंड ये है कि 9600 क्रॉस करने को उसने 2021-22 में क्रॉस किया, मतलब 2018 से देखेंगे तो करीब 3-4 साल लग गए उसको। मेरी एंट्री हुई थी 2019 में 5500 पे, तो 5500 विद इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में क्रॉस हो गया। आज अभी स्मॉल कैप इंडेक्स है 18,000 के आसपास। तो जिसने 9600 पे पैसा डाला, उसका भी पैसा डबल हो गया करीब 8 साल में। लेकिन जिसने 5500 पे डाला, सबसे इंपॉर्टेंट उसका रिटर्न तो ज्यादा बना, ये तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो गया। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि टेक्निकल एनालिसिस से ये जो ईटीएफ्स और स्पेसिफिकली हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो मतलब एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जो मैं मतलब मैंने कॉल्स दिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये सिंपल टेक्निक फॉलो करके, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में सही टाइम पे एंट्री लेंगे और सही टाइम पे एग्जिट लेंगे, तो हमारा सीएजीआर बढ़ सकता है डेफिनेटली। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, the only way we can accelerate our wealth creation journey is try to increase our CAGR। हो सकता है, हुआ है, हमने किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा सर ने स्मॉल कैप इंडेक्स का एग्जांपल देके बताया कि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली एंट्री एंड एग्जिट। सर आपने म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स की बात की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है। क्या म्यूचुअल फंड इन में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, क्या वो अपना रिस्क कम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, या कुछ क्या टेक्निकल एनालिसिस उनको हेल्प आउट कर सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में? यस, डेफिनेटली। सो बेसिकली रिस्क को हमें डिफाइन करना होगा। हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क ही है, सबको पता है। लेकिन रिस्क है क्या? पहला जो रिस्क है कि पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, अ, वो रिस्क म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में नहीं है, फॉर्चुनेटली। सेकेंड रिस्क है कि एक टेम्पररी ड्रॉडाउन आ सकता है, टेम्पररी नोशनल लॉस हो सकता है। तो वो रियल है, वो रियल रिस्क है, ये बात करते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग क्या बोलता है कि जब भी कोई सेक्टर या फिर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब न्यूज फ्लो कुछ तो निगेटिव है, सब जगह पे पेसिमिज्म है, और वो टाइम पे ही हमें एंट्री करनी है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस हमें वो बताता है। लाइक फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप इंडेक्स की मैंने बात की, तो सिंपल रूल है, या कोई भी इंडेक्स हम लोग मतलब राइट फ्रॉम गोल्ड सिल्वर से लेके स्टॉक मार्केट तक कोई भी एसेट में हम लोग ये सिंपल रूल यूज करके अच्छा मतलब रिस्क भी कम कर सकते हैं, रिवॉर्ड भी बढ़ा सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आरएसआई जब भी 45 या 40 के नीचे जाता है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब है कि आरएसआई लेस देन 40, इसका मतलब है वो पर्टिकुलर इंडेक्स या सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में है। तो अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एवरीथिंग इज सिक्लिकल, डाउन ट्रेंड इज फॉलोड बाय अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड इज फॉलोड बाय डाउन ट्रेंड। आरएसआई लेस देन 40 ऑन मंथली और वीकली टाइम फ्रेम, very good opportunity to enter any index or any mutual fund or ETF। मूविंग एवरेज डेली अगर किसी को मतलब डेली इन्वेस्टमेंट करना है, डेली एसआईपी का भी कल्चर है, तो एनी इंडेक्स क्लोजिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज इज अ गुड एंट्री पॉइंट। उसके बाद में सुपर ट्रेंड 7-3 या 10-3 ऑन मंथली टाइम फ्रेम अगर नीचे क्लोज होता है, तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में एंटर हुआ है। एंड वी हैव टू कंसिडर, इसमें सिर्फ एक ही है कि हर चीज मतलब इसमें हमें एक थॉट मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, निफ्टी आईटी अभी आरएसआई 40 के आसपास है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमें इंडिकेटर ये बताएगा कि भाई इसको अभी एनालाइज करो। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कुछ भी ले लेना है। जैसा मैंने बताया कि स्मॉल कैप का हुआ है,
डिफेंस का हुआ, आईटी का हुआ, फार्मा का हुआ, वैसे ही निफ्टी मीडिया का भी हुआ। तो निफ्टी मीडिया का आरएसआई अगर 40 के नीचे गया तो हमने उसके ऊपर बाय कॉल नहीं दिया। द रीजन इज वाई, बिकॉज निफ्टी मीडिया का वो जो भी इंडेक्स है उसमें एक ही स्टॉक का बहुत वेटेज है, और वो स्टॉक का क्या होगा, वो कंपनी का क्या होगा वो पता नहीं है अभी तक। सो बेसिकली वो एक मिसलीडिंग डेटा हो सकता है। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके हम क्या-क्या 3 फैक्टर्स बताए आरएसआई, मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। उनका यूज़ करके किस करेक्ट। तरह से हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं अर्ली एंट्री एंड एग्जिट। और साथ ही मैं जानना चाहती हूँ सर कि एसेट एलोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, कि रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और साथ ही प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम अगर नहीं की तो भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एक लैग दिखेगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में एसेट एलोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिर्फ एसेट एलोकेशन ही नहीं बल्कि रीबैलेंसिंग और साथ ही टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग का एसेट एलोकेशन, इनका हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से? जैसे मैंने बताया कि एक हमने कई सारे एग्जांपल लिए कि जी। आरएसआई 45 या 40 के लेवल को अगर अप्रोच करता है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, सो इट हम्म। इज अ गुड एंट्री पॉइंट। वैसे ही अगर आरएसआई ऑन मंथली बेसिस 80 के लेवल्स को अप्रोच करता है या 80 क्रॉस करता है, सो कहीं ना कहीं हमें उसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर के एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, 2024 में अगर आप देखोगे तो निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों का आरएस 80 के ऊपर गया। तो अगर मैं जो चीज बोल रहा हूँ, अगर वैसा अगर किसी ने फॉलो किया, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा था कि निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप में से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अभी आप ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग चालू करना चाहिए। जैसे व्हेन वी आर बाइंग, बाय करते समय भी हम लोग मल्टी लेवल बाइंग करते हैं, तो सेल करते समय भी मल्टी लेवल सेल करना चाहिए। वी डोंट वांट रिग्रेट बाइंग स्लीपिंग। सो पैसा कमाया लेकिन अपॉर्चुनिटी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए आरएसआई जो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो 80 के ऊपर गया तो ऐसा नहीं कि पूरा एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर पूरा एग्जिट करेंगे डिसेंट प्रोबेबिलिटी की और थोड़ा ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पैसा बना के भी हम लोग खुश नहीं रहेंगे चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का माल पड़ा है, आप 10-10 हजार रुपए ऑन एवरी 10% राइज आप एग्जिट कीजिए। ऑन द सेम टाइम वही टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है वो वीकली बेसिस पे या आई थिंक ऑन वीकली बेसिस, वीकली टाइम फ्रेम उसका आरएसआई 40 के नीचे गया था। सो कहीं ना कहीं हमें एक सिग्नल मिल रहा था कि जो भी पैसा हमने निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप में लगाया है, जो हम लोग अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो पैसा हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं कहाँ पे, निफ्टी डिफेंस में। इस पे आप बाय कीजिए। हम्म। वही एसेट का आरएसआई अगर 80 के ऊपर जाता है, आप उसमें से पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके, वो टाइम पे आपको कोई और इंडेक्स या कोई और एसेट मिलेगा जिसका आरएसआई 45 के या 40 के नीचे रहेगा, तो वो पैसा घुमा के आप दूसरे जगह पे रिडिप्लॉय कर सकते हैं, और ये होता है। उससे आपका डेफिनेटली सीएजीआर बढ़ता है। अक्सर हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर को जब तक एक किसी सेक्टर के बारे में पता चलता है कि ये अगला मल्टी बैगर सेक्टर है या नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर है, तब तक या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहां से प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, या फिर वो सेक्टर इतना पीक पे पहुंच जाता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं लगती। तो क्या हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो चार्ट पर एनालाइज कर सकते हैं? ये डेफिनेटली, सो हमने जो बात की वो एग्जैक्टली वही है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, लाइक आरएसआई अगर 40 के नीचे है तो वो मतलब बोलना बहुत इजी है, लेकिन लाइक आज का ही आप देखिए ना, निफ्टी आईटी इंडेक्स है। आज कौन रिटेल है जो आईटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है? आप जुलाई मंथ जब चालू हो जाएगा तो जून का डेटा निकालिए, आप देखिए कि आईटी फंड्स में कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत कम रहेगा, इनफैक्ट मैं तो बोलता आउटफ्लो रहेगा। तो अभी सिस्टम बता रहा है कि इसमें पैसा डालना है, इंस्टीट्यूशंस डाल रहे हैं। पराग पारिक म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहा है, आप देखिए उनका फैक्ट शीट। एवरी मंथ दे आर बाइंग टीसीएस, दे आर बाइंग इन्फोसिस एंड आईटी स्टॉक्स। इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है। लेकिन
हम लोग नहीं बाय कर रहे। हम लोग अभी हमको डिफेंस चाहिए क्योंकि अभी डिफेंस ऑल टाइम हाई पे गया है। तो फ्लेवर के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस जहां पे अच्छा है वहां पे उसको इन्वेस्ट करना है। आज आज हर किसी को नेस्डेक में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि पास्ट 3-4 इयर्स का रिटर्न अच्छा है। लेकिन यही हमारी सिस्टम, इसी से मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा व्हाट्सएप पे। हमने मैसेज किया था 2022 में कि नेस्डेक फंड्स में इन्वेस्ट करिए। वो टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, आज हर किसी को करना है। सो इंस्टीट्यूशंस को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन वो जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोनली लगता है। क्योंकि हम लोग अगर किसी को आईटी फंड्स आज बोल रहा हूँ तो आईटी फंड्स कोई नहीं खरीदना चाह रहा है। आप डेटा देखिए कि गोल्ड ईटीएफ में जून महीने में कितना इन्फ्लो आएगा और आईटी फंड्स में कितना आएगा। तो गोल्ड में बहुत ज्यादा आएगा इनफ्लो। मतलब रिटेल इन्वेस्टर आज गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो अभी चल गया है। तो पास्ट रिटर्न देख के लोग आ रहे हैं। और मार्केट का ये रूल है कि आप रिटर्न देख के आओगे आपको रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। आपको रिस्क देख के आना पड़ेगा फिर ही रिटर्न मिलेगा। सर हमने देखा कि चार्ट्स पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं तो वो लेवल मैं भी देख रही हूँ, वो वही लेवल एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख रहा है, वही लेवल एक ऑप्शन बायर ऑप्शन राइटर सभी को पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये पूरा करेक्ट। सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्योंकि जब सबको पता है कि यहाँ से मार्केट विल टेक डाउन टर्न और समथिंग, सो हाउ दिस इज वर्किंग लाइक। सी कैसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ही इंडिकेटर है। मैं आरएसआई का एग्जांपल देता हूँ। तो मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे इन्वेस्टर्स है, हर किसी का तरीका अलग है। लाइक मैंने अगर बोला कि 40 के नीचे जाने के बाद आपको बाय करना है इंडेक्स लेवल पे, कुछ ऐसे एनालिस्ट है वो बोलेंगे कि 40 के नीचे जाने के बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो नहीं लेना है। तो बेसिकली क्या है कि हर ट्रेड जो भी हो रहा है तो उसमें कोई तो बाय कर रहा है कोई तो सेल कर रहा है। बायर को वो पॉइंट पे लग रहा है कि आई एम द राइट पर्सन, सेलर को लग रहा है कि आई एम द राइट पर्सन। और अ, आज के अगर बात करते फिर से हम लोग आईटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स एक सपोर्ट पे आ गया है। तो सपोर्ट पे आने के बाद अल्टीमेटली क्या है कि लेना पड़ेगा बाय जो भी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का रूल है। तो सपोर्ट के पास आने के बाद कोई भी चीज हमें खरीदनी है। लेकिन इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईआई जो है वो बेच रहे हैं। तो अभी वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनके वहां पे उनको अच्छा बॉन्ड्स के ऊपर ही 4-5% रिटर्न मिल रहा है। इधर यहाँ पे रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो नेट नेट इंडियन मार्केट में पैसा रख के उनको ऐसा लग रहा है कि इतना लुक्रेटिव नहीं है तो वो निकल रहे हैं। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स तो है सपोर्ट पे ही ना। फिर भी वो बेच रहे हैं क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका एजेंडा अलग है, उनके पास कोई और अच्छा अल्टरनेटिव है। और हमारे पास क्योंकि हम रिटेल है और हमको लग रहा है कि ये सपोर्ट है और हमको लग रहा है कि आईटी इंडेक्स या आईटी सेक्टर रिवाइव हो जाएगा तो हम लोग बाय कर रहे हैं। सी अल्टीमेटली कोई भी चीज अगर मैंने 100 रुपए पे खरीदी और 500 रुपए पे बेची, और आपने 500 रुपए पे खरीदी और 1000 रुपए पे बेची, तो क्या मैं गलत था? क्या आप गलत हो? पैसा तो दोनों ने बनाया ना। ऐसा ऐसा रूल नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई लूजर होगा या कोई ना कोई गेनर होगा। बोथ कैन बी द गेनर्स एंड बोथ कैन बी द लूजर्स। जेपी एसोसिएट्स नाम का एक स्टॉक था, 100 रुपए पे था। किसी ने 100 रुपए पे खरीदा और 80 रुपए 20 रुपए पे आया, वो 20 रुपए पे बेचा, तो 80% उसको लॉस हो गया। किसी ने 20 रुपए पे खरीदा और नीचे आ गया, 4 रुपए तक आ गया, उसको भी 80% लॉस हो गया। तो मतलब जिसने बेचा उसको भी लॉस हुआ, जिसने उसके पास से खरीदा उसको भी बाद में लॉस हुआ। और जो मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया 100 से 500, 500 से 1000, सो ये केस में दोनों को फायदा हो गया। तो जो आपने सवाल पूछा है मतलब उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इंस्टीट्यूशंस वर्सेस रिटेल, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पैसा गलाएगा और कोई कमाएगा। बोथ कैन बी द विनर्स, बोथ कैन बी द लूजर्स, डिपेंडिंग ऑन द एंट्री, exit and the circumstances. So thank you so much, sir, for giving
सच अ इंसाइटफुल सेशन। इन सभी बातों को आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया, और एक मिथ जो था लोगों के बीच में कि टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट, ये भी आपने कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियरली समझाया सभी को, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई यस, होप एक आपको। मैं इतना ही कहना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि अल्टीमेटली कोई भी नॉलेज अगर सिर्फ अ, वो एक इंफॉर्मेशन रहना नहीं चाहिए, उसको हमको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो जो भी हमने बात की है, तो जो लाइव मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं, कुछ वीडियोस भी बनाई, जो भी है, तो मैं आपको कुछ इंडेक्स बोलता हूँ, और वो टाइम पे हमने आइडेंटिफाई किया था। आप सिर्फ उसके मंथली चार्ट ओपन करके क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि ये सच्ची में वर्क होता है क्या। तो 2019 में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, 2020 में मैन्युफैक्चरिंग हमने रिकमेंड किया था, 21 में मिड कैप किया था, 2022 में नैस्डैक, फिर 23 में फार्मा, 24 में डिफेंस, 25 में गोल्ड एंड सिल्वर, और अभी 26 में निफ्टी आईटी। सो ये सब इंडेक्स के आप चार्ट देखिए, उनकी मंथली वीकली चार्ट देखिए। आरएसआई कब 40 के नीचे गया, उसके बाद में और वो कितने नीचे गया, और नेक्स्ट 3 इयर्स में 5 इयर्स में क्या रिटर्न मिला। तो वो सब आप कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद में आपका खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन पोर्टफोलियो के सीएजीआर में नहीं होगा। सो यशवीक और मेरा जो पर्पस है, वो पर्पस सर्व नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारे ये पॉडकास्ट से कितने व्यूज आते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा अगर एक भी इन्वेस्टर का अगर सीएजीआर बढ़ गया, तो यशवी ने और हमने जो आज हमारा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है वो फ्रूटफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच यशवी। और मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। आपने ये एज में जो मैच्योरिटी के साथ आप काम कर रही है, सो मेरा रिक्वेस्ट एज अ एक इन्वेस्टर कम्युनिटी का पार्ट आपसे ये रहेगा कि आपको कई सारे जॉब्स के वगैरह ऑफर आएंगे, लेकिन प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट। आप जो काम कर रही है वही करते रहिए। यू आर द नेक्स्ट सोनिया शेनॉय और सुरभि उपाध्याय ऑफ आवर financial journalism. So you have to continue. You are doing a fantastic job, and all the best. Thank you so much. इट मीन्स अ लॉट सर, आपने मुझे जिनसे भी कंपेयर किया, आई मीन दे आर द रोल मॉडल्स। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। Yes, yes. Thank you so much.